Let's start now. Electric potential at any journal point due to a dipole. Electric potential at any journal point due to a dipole. तो आपको अभी तक जो हमने केसेस करे थे उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की कारण हमने जो पॉइंट पी लिया था आर डिस्टेंस पर, वो दो जगह पे लिए थे, एक एक्सियल पोजीशन आर डिस्टेंस पर और एक इक्वेटोरियल पोजीशन आर डिस्टेंस पर। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर इसके अलावा कोई रैंडम पॉइंट कहीं पे भी दे दिया जाए, एक्सियल पॉइंट पे ना हो, इक्वेटोरियल पे ना हो और कहीं पे हो, तो जर्नल क्या हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मेथड वही रहेगा जो जर्नल इंडिविजुअल चार्ज सिस्टम होते हैं उसकी वजह से, लेकिन यहाँ पे दो ही चार्ज सिस्टम है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछा है, तो हम इसके अंदर कुछ स्पेशल कंडीशन लगा करके ये काम कर सकते हैं। और इसके अंदर एक अजम्पशन भी किया हुआ है कि जो पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं वो डाइपोल सेपरेशन की कंपैरिजन में काफी लार्ज डिस्टेंस पर है। यानी कि ये मान लीजिए ये पॉइंट है ए ओ बी, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये इनके बीच की डिस्टेंस 2a, ये ए से ओ, ए, और ओ से बी ए डिस्टेंस। तो ये जो 2a डिस्टेंस है इसके कंपैरिजन में यहाँ बोर्ड पे फिर भी ये फाइनाइट डिस्टेंस ही नजर आ रही है, इससे भी और कई गुना आप ज्यादा दूर इसको मान सकते हैं। तो किसी एक जनरल पॉइंट किसी एंगल पे मैंने मान लिया कि लेट सपोज ये एंगल है थीटा, तो इसको कैसे समझेंगे? यहाँ क्लैरिटी के लिए यही डायग्राम मैं कंसीडर करूंगा समझाने के लिए। यहाँ पे मैं बता देता हूं कि आपको कैसे रखेंगे। जितना दूर ये पॉइंट होगा इसके कंपैरिजन में डिस्टेंस उतनी छोटी कंसीडर होगी। तो कुछ इस तरह का ये सिस्टम है, ये देखिए, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और इसके कंपैरिजन में या इनफैक्ट यहाँ पे बनाते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और इसके सेंटर से ये देखिए ये वाली डिस्टेंस इस पर है पॉइंट पी। इससे फायदा क्या हुआ अभी आपको समझ में आएगा कि इससे हम जो एजम्पशन ले रहे हैं वो ऐसा क्यों ले रहे हैं, ताकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इजीली कैलकुलेट कर पाए। लेट सपोज ओ इज द ओरिजिन, हमने जो इसका सेंटर ओ है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे एज्यूम कर लिया, तो ओ ओरिजिन हो गया। दैट्स व्हाई द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज आर वेक्टर। ठीक है, इसका तो मैग्नीट्यूड वाइज मानोगे तो ये स्मॉल आर। यहां से ये डिस्टेंस हमें एक्चुअल में जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपको अगर पॉइंट पी पर नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो जो भी चार्जेस दे रखे हैं उनके कारण इंडिविजुअली आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लीजिए और उनको डायरेक्टली एल्जेब्रिकली ऐड कर दीजिए, वही आपका टोटल पोटेंशियल है। इसका मतलब हमें माइनस क्यू से पी की डिस्टेंस पता होनी चाहिए और प्लस क्यू से पी की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो ये जो डॉटेड लाइन में बना रहा हूं दैट इज द डिस्टेंस bp, and let's suppose distance this is rb or you can say r2। b पॉइंट के लिए r2 ले लेता हूं और a पॉइंट के लिए r1, और ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हमने बोल दिया r1 या ra, जो आपको अच्छा लगे वो है ना, r1 और ra डिस्टेंस। लेट सपोज दिस पॉइंट p is at an angle theta with एक्सियल सेपरेशन वेक्टर 2a वेक्टर। तो 2a वेक्टर क्या है? ये वाली लाइन। 2a वेक्टर किसको बोलेंगे? ए बी वेक्टर को। हम ए बी वेक्टर को क्या बोल रहे हैं? 2a वेक्टर। इसका मतलब ए ओ वेक्टर या ओ बी वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद ओपी वेक्टर। ये देखिए, ये ओपी वेक्टर, ये ओ पी, ये आर वेक्टर, और ये एंगल थीटा, ये हो गया आपका ओ बी वेक्टर। ये ओ बी वेक्टर कितना होगा? ये ए वेक्टर। कोई कहे सर ए ओ और ओपी के बीच में कितना एंगल है? तो देखो ए ओ को भी आप यही बोल रहे हो तो आप इसको ए ओ लिखोगे और इसको तो उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं। तो ये देखो ये हो गया पी।
तो भी एंगल थीटा ही कहलाएगा। तो ध्यान रखना ये एंगल नहीं ले रहे हैं, ये एंगल किसके बीच में, OA के बीच में, OA एंड OP। मैंने किसके बीच में बोला है, AO एंड OP। OP वेक्टर ये है, AO वेक्टर, तो AO वेक्टर को आगे बढ़ा दो तो थीटा। हाँ कोई क्या है OA वेक्टर, तो फिर ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये इतना इसलिए बता रहा हूं कि इस डेरिवेशन को सॉल्व करने का वन ऑफ द मेथड होता है वेक्टर मेथड। हालांकि मैं उस वेक्टर मेथड को यहाँ पे फॉलो नहीं करने वाला हूं, मैं आपको इजी रखने के लिए इजी वाला मेथड बताने वाला हूं। तो हमने क्या किया साहब, ये मान लिया थीटा। थीटा मानते ही एजम्पशन क्या है कि ये किस तरह से काम कर रहा है। ये एंगल ध्यान से देखो, तो ये एंगल जो एंगल है ये थीटा है। तो ध्यान से देखें, तो अगर मैं इसको मनाऊं तो ये ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पर ये पैरेलल ही नजर आएंगी कि नहीं आएंगी, ये वाली। इसका मतलब ये पी के साथ ये जो भी एंगल बन रहा है ये भी आप थीटा कंसीडर कर सकते हो, और ये एंगल भी थीटा कंसीडर कर सकते हो। और ये अगर इतना सा इसको इस डिस्टेंस को ले लें तो इनफैक्ट ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर कंसीडर की जा सकती। जब पी पॉइंट ओ से बहुत दूर है तो इस ए पॉइंट से पी की डिस्टेंस लें या बी पॉइंट से ले या ओ पॉइंट से ले, ऑलमोस्ट वो क्या आ आएंगी। और ज्यादा अप्रोप्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, बी पॉइंट से इस एपी लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ध्यान से समझना, क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि जो भी डिस्टेंस लेते हैं जनरली वो हम कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस लेते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई, और ये ऑलमोस्ट उसी वे में आ रही है। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ध्यान से देखिए, ये वाली डिस्टेंस R2 थी, तो ये R1 डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट इसको मैं नाम दे देता हूं, ये A B, और इसको हमने एक परपेंडिकुलर नॉर्मल डाला है N। तो NP डिस्टेंस भी कितनी हो गई, R1। ये भी कितनी हो गई, R1 कितनी हो गई, R2 के बराबर, और ये डिस्टेंस R। लेकिन हम सभी को ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं अब, NP जो ये डिस्टेंस हुई इसको ऑलमोस्ट इक्वल्स टू R। इस डिस्टेंस को भी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं अब, R। और यहां से ये डिस्टेंस भी क्या कंसीडर कर रहे हैं, जनरल डिस्टेंस R। ये हमारे इसमें एजम्पशन है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्लैरिटी के लिए मैं बीच में से वापस से चीजें हटा रहा हूं ताकि 10 चीज आपको नजर में ना आए। ठीक है, अच्छा साहब, अगर ये टोटल डिस्टेंस ये R1 थी, ठीक है, ये R1 थी, उसमें से ये परपेंडिकुलर डालते ही ये डिस्टेंस हो गई R2, ये डिस्टेंस R2 हो गई। तो मुझे बता सकते हो ये R1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये रिमेनिंग डिस्टेंस AN डिस्टेंस, AN क्विकली, ये AP डिस्टेंस R1 है, और हमने एक परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर से यहां तक ये R2, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस ये कितनी होगी, क्विकली, R1 माइनस R1 माइनस R2, बिल्कुल ठीक। तो ये मैंने यहाँ पर ये काम कर दिया, और इसको ही यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, दिस वन इज R1 माइनस R2। ठीक, क्योंकि ये बहुत छोटा है, क्या सेपरेशन एज कंपेयर टू पॉइंट P, जितना दूर रखा है उसके कंपैरिजन में सेपरेशन बहुत छोटा है। तो जितना एंगल है उतना ही उस एंगल को भी आप अज्यूम कर सकते हो, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। तो अगर मैं इसको ऐसे लूं तो ध्यान से देखिएगा, ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये 2A, ये A, और ये N। मुझे आप AN डिस्टेंस बता सकते हो, AN डिस्टेंस कितनी होगी? तो जिनको नहीं पता वो समझ लें कैसे करते हैं। दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट और एक एक्चुअल। तो डायरेक्ट भी याद रखेंगे आप कि कैसे फाइंड कर लेते हैं। ये मेरे को AN डिस्टेंस निकालनी है ना, और गिवन क्या है, 2A डिस्टेंस है। जो गिवन होती है उसका कंपोनेंट जो फाइंड करना है उसकी तरफ निकाल लो। अगर जो एंगल की तरफ घूमा तो कॉस कंपोनेंट आएगा, और एंगल से अवे घूमा तो साइन कंपोनेंट आएगा। ठीक है, ऐसे ये डायरेक्ट मेथड है। ये अगर मान लीजिए ये 2A है, ये थीटा है, तो 2A का x डायरेक्शन की तरफ कंपोनेंट यहां से यहां तक की लेंथ 2A cos थीटा, और इधर की तरफ कंपोनेंट ये आएगा 2A sin थीटा, प्रोवाइडेड ये परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, ये वैलिड कहीं पे भी है, ये इन जनरल है, ये 2A मान लीजिए
ये एंगल थीटा और ये हमने 90 डिग्री मान रखा है मान लीजिए, तो 2a का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आ जाएगा 2a cos थीटा इस तरीके से। और इसका अगर लेंगे मान लीजिए x, तो ये हमने परपेंडिकुलर डाला तो इसमें ये परपेंडिकुलर ये यहां तक जो आया है ये 2a cos थीटा है, ध्यान रखना है परपेंडिकुलर एरो से डलेगा, तो इस चीज का ध्यान रखें। ये क्या हो जाएगा x cos थीटा, तो जिसको भी आप ले रहे हो वो उसका कंपोनेंट। और दूसरा तरीका ये हो गया डायरेक्ट मेथड, किसी को फिर भी समझ में नहीं आया, मान लिया मैंने समझ में नहीं आया साहब, कोई बात नहीं, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिए इसमें थीटा और 90, सर ये कंपोनेंट वाला सिस्टम एक बार बताना। पहले ये समझ लो अपने आप, वही एक्चुअल मेथड से ही वो डायरेक्ट आता है। देखो यहां पे मैंने ट्रायंगल बनाया, फिर से ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये जो डिस्टेंस है ये 2a दे रखी है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, इसको मैंने नाम दे दिया a n एंड b। ओके, ए बी डिस्टेंस पता है आपको, ए एन आपको फाइंड करनी है। तो इसका मतलब अब एक कॉन्सेप्ट जो बोल रहा हूं वो हमेशा लर्न रखें, कभी मिस्टेक नहीं होगी लाइफ में कभी भी। जो चीज फाइंड करनी है, पहली चीज अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है उस सिचुएशन में, क्योंकि जो हम साइन कॉस टेन ये लेते हैं ये किसके अंदर वैलिड होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो अब जो चीज आपको गिवन है वो रखोगे डिनोमिनेटर में, और जो लेंथ या जो साइड फाइंड करनी है उसको हमेशा रखोगे न्यूमरेटर में। बस इस एक कॉन्सेप्ट को लर्न कर लो, whatever you need to find just keep it in numerator, and whatever is given to you, whatever is known to you, please take it or keep it in denominator, and then take the ratio by finding पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहां पे मुझे जो फाइंड करनी है दैट इज ए एन, मुझे नहीं पता ये ए एन कितना है एक्चुअल में, हमें ये फाइंड करना है R1 माइनस R2 की वैल्यू। तो R1 माइनस R2 लिखने से पहले मैंने ए एन की टर्म्स में लिखना है। गिवन क्या है ए बी, ए एन अपॉन ए बी क्या बना जल्दी से बताइए, इसमें से कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन हाइपोटेनियस है, ए बी ए पी ए एन एन बी, तो जल्दी से बताइए ए बी क्या है, ए बी हाइपोटेनियस है, ओके, और ए एन क्या है बेस। बेस कोई ऐसा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, वेरी गुड, परपेंडिकुलर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब आप जो लोग सर परपेंडिकुलर कैसे होगा थीटा और जो 90 अरे मैं बता रहा हूं, शांत बालक शांत। जो लोग परपेंडिकुलर बोल रहे थे वो इस कॉन्सेप्ट को भी अब याद रखेंगे, इसलिए पूछा है मैंने। जिस लाइन पर 90 और थीटा होता है वो कंपलसरी बेस होती है। तो बेबी को क्या पसंद है बेस, और बेस कहां पे होता है जहां 90 और थीटा हो, सिंपल। जिस जगह पे 90 डिग्री और थीटा होगा वो साइड क्या कहलाएगी बेस। क्लियर? अब आप हमेशा, अब इसको मैं कैसे भी घुमा दूं, आपको बस ये देख लेना है जो एंगल आप कंसीडर कर रहे हैं वो और 90 डिग्री जिस साइड पे हैं, जिस लाइन पर हैं, वो लाइन या वो साइड बेस बोली जाएगी। जल्दी से बताइए सब लोग, इसमें 90 और थीटा कौन सी लाइन पर है? एन। एन। तो बेस क्या होगा? एन। ये हो गया बेस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस कुछ होता है क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले। एस बोले तो साइन थीटा, सी बोले तो कॉस थीटा, टी बोले तो टेन थीटा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फिर इनके उल्टे साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक, जल्दी से बताइए ए एन अपॉन ए बी क्या बना इनमें से इस रेशियो के अकॉर्डिंग? कॉस थीटा। कॉस थीटा। तो बताओ इस ए बी को इधर ट्रांसफर कर दूं तो मुझे ए एन की वैल्यू क्या मिल रही है? ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा। ए एन इज इक्वल टू क्या आ गया? क्या ए बी की वैल्यू 2a कॉस थीटा? बोलो हाँ या ना। 2a कॉस। तो मैं डायरेक्ट बता रहा था ये 2a का कंपोनेंट इधर ले लो ना 90 डिग्री, यहां से हमने 90 डिग्री तो डाला है, देखो
जो भी आप, ये डायरेक्ट मेथड ये बोलता है, ये एरो जिसका कंपोनेंट लेना होता है उसके एरो हेड से जिस पर चाहिए वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये आपका 2a cos थीटा कहलाया। आपको एरो हेड पॉइंट चाहिए। किसी ने बोला सर मेरे पास ये ऐसा है, अब क्या करूं? तो टेंशन घेऊ नका। मान लीजिए ऐसे है ना, एक है, मान लीजिए x है, एक है y, कि मैं किसका कैसे कंपोनेंट लूं। तो मैंने कहा ये सब 11th के अंदर आते हैं वेक्टर चैप्टर में। मैं दो चीजें बता रहा हूं, कंपोनेंट ऑफ y ऑन x, एक चीज ये निकालते हैं। दूसरा कंपोनेंट ऑफ x ऑन y, मान लीजिए एंगल थीटा रखते हैं फाई की जगह ताकि इजी लगेगा आपको। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ y का कंपोनेंट फाइंड करो x पर, तो आपको y जिसका कंपोनेंट फाइंड करना है उसका एरो हेड सेलेक्ट करना है। ये रहा एरो हेड। ठीक, उसके एरो हेड से जिस पर पूछा गया है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कि सर यहां तो कैसे करें? तो लेंथ यहीं तक है, मान लीजिए तो लेंथ यहीं तक है, बस इस जगह तक, यहां तक तो परपेंडिकुलर ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, डॉटेड फॉर्म में एक्सटेंड कर लो, डजंट मैटर। नाम दे दो इनको कि ये सर ये तो OA और ये OB था, आपने एक्सटेंड कर दी मान लीजिए किसी भी DX कुछ भी किसी भी पॉइंट तक, डजंट मैटर। B डैश तो हम A से क्या डालेंगे? एक परपेंडिकुलर किस पर डालेंगे? B पर। मान लीजिए एरो यही बनाता हूं ताकि आपको ये दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से नजर आए। ये B यहीं तक था, ये एग्जिस्टेंस थी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर दिखना चाहिए साहब। जहां ये परपेंडिकुलर मीट होता है वहां तक की लेंथ इसका कंपोनेंट बोली जाती है। यानी कि ये है ये वाला कंपोनेंट। तो ये जो y का कंपोनेंट x पर ले रहे हो यही कहलाएगा क्या? y को घुमा रहे हो, y थीटा की तरफ घुमा रहे हो, cos थीटा, y cos थीटा। तो ये वाला इस जहां पे ये मीट हुआ इसको लेट सपोज मैं नाम दे देता हूं n। तो ये y cos थीटा कौन सी लेंथ है? OM, ना कि OB। एक चीज। दूसरा कंपोनेंट ऑफ x ऑन y। अब मान लीजिए इसी में मुझे फाइंड करना था x का कंपोनेंट, तो x का एरो हेड सेलेक्ट करो, x का एरो हेड सेलेक्ट कर लिया। अब किस पर फाइंड करना है? y पर। तो यहां से आप y पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो y पर परपेंडिकुलर देखो, अगर मैं ये मिलाऊं तो क्लियरली ये दिस इज नॉट 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ। ऐसे सीधे किसी ने मीट कर दिया तो भी ये वाला एंगल परपेंडिकुलर नहीं हुआ। 90 डिग्री y वाली लाइन यानी कि OA लाइन पर 90 डिग्री दिखना चाहिए एरोहेड से। तो देखो वो कैसे दिखेगा। ये एरोहेड, ये से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर आया है यहां तक का, तो ये जो लेंथ है इसको मैं नाम दे देता हूं n। तो ये जो ON लेंथ है वही x का कंपोनेंट है y पर। तो ये कितना हो गया? x cos थीटा। ये मैंने 11th का पूरा ढंग से बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आप लोगों का, जिन जिनका वीक था। बहुत दिक्कत आती है वरना। कितनों को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? तो अभी तक जो कुछ पढ़ा है वो इससे लिंक नहीं था, ये आपकी 11th का बेस था। तो इसलिए मैंने वो चीज यहां पे ले ली जो 11th में आपकी कमजोर रहती। ठीक, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? कंपोनेंट ऑफ x ऑन y, x cos थीटा, और ये लेंथ कितनी आई है? ON। क्लियरली OM इज नॉट इक्वल टू ON, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। बहुत आराम से, बहुत प्यार से। ठीक है, चलिए मैं रब कर रहा हूं। किसी को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें अभी, ताकि बाद में नोट्स में अगर कुछ कहीं पे नोट करना हो तो कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब हमें सारी चीजें, ये पिक्चर पूरी अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो हमारा एम था, फिर से वापस से बात करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। और एम इज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एट एनी जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट P ड्यू टू अ डाइपोल। जनरल पॉइंट ले लिया P थीटा एंगल पे, एंड वी हैव अज्यूम दैट द पॉइंट P इज वेरी वेरी फार अवे, और the distance r is much greater than to its separation between the dipole, and we need to find the electric potential. So what should be the total electric potential? It should be equals to VA plus VB. A के कारण P पर पोटेंशियल और B के कारण P पर पोटेंशियल। ठीक है, so electric potential due to A at point B and electric potential due to B at point P, इसको मैं V1 plus V2 लिख रहा हूं।
इन सिंपल रखने के लिए। तो ए वाले को मैंने v1 मान रखा है, बी वाले को v2 मान रखा है। ठीक, ध्यान से देखें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। हमें पता है एक पॉइंट चार्ज के कारण इससे, ये पॉइंट चार्ज है q, इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हो p, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है kq बाय r। तो यहां v1 कितना हो जाएगा k माइनस q अपॉन r1, दिस इज v1, प्लस v2 k प्लस का q अपॉन r2। कॉमन क्या आ गया साहब दोनों में, kq, ये माइनस है तो मैंने थोड़ा सा इसको तमीज से लिख दिया, प्लस वाली टर्म है तो 1 अपॉन r2 पहले लिख दी, ये माइनस 1 अपॉन r1 बचेगा, माइनस 1 अपॉन r1 लिख दिया मैंने। ठीक है, एलसीएम ले लिया साहब, kq r, एलसीएम आया r1 r2, r2 से r2 कैंसिल, 1 इंटू r1 r1, r1 से r1 कैंसिल, 1 इंटू r2 r2, r1 माइनस r2। क्या हमने r1 माइनस r2 की वैल्यू निकाल रखी है क्या, 2a cos थीटा। तो अब यहां पर करेंगे ये वाला काम, इक्वेशन 1 के बाद इसको दे देते इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 हम लिखेंगे हियर r1 माइनस r2 is an which is almost equals to by assumption 2a cos theta, and r1 into r2 उसको ऑलमोस्ट क्या माना जा सकता है, ये लहरदार इक्वल्स टू का साइन क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू या अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू। ठीक है, आर स्क्वायर। आई गेस ये चीज भी समझ में आ गई होगी। सो बाय इक्वेशन 3 and 4 into 2 we get Vp is equals to kq 2a cos theta upon r1 into r2 की वैल्यू क्या आ गई, r into r स्क्वायर, r1 को भी r मान लिया, r2 को भी r मान लिया, तो r into r क्या हो गया, r स्क्वायर। ठीक, हाँ भाई, कुछ हुआ क्या इसको देख के, इस एक्सप्रेशन को देख के कुछ होना चाहिए, हो रहा है क्या, डाइपोल, Q इंटू 2a अलग से नजर आना चाहिए, और Q इंटू 2a क्या बन रहा है, डाइपोल मोमेंट P, तो Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r एंड एट एन एंगल थीटा। ठीक, इसी को दूसरे फॉर्मेट में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहां पर Vp क्या मिला हमें, Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। और मुझे पता है साहब कि एक ऐसा फॉर्मेट जो होता है ए बी cos थीटा, ये एक्चुअल में दो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो क्या पहले तो ये देखें ए कोई वेक्टर है क्या, तो ये अगर ए वेक्टर है तो ये ए लिख रखा है, ये बी वेक्टर है तो बी वेक्टर cos थीटा डॉट प्रोडक्ट। इसके अंदर कंपैरिजन में आए हम, तो क्या P cos थीटा इसमें किसी एक वेक्टर क्वांटिटी की कमी है, क्योंकि P खुद अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे P cos थीटा, तो एक तरह से B cos थीटा में B वाला हमारा काम कर रहा है P, और P खुद एक वेक्टर क्वांटिटी था, P वेक्टर तो आ गया। डॉट किसके साथ करूं, या आप A को मान लो, क्योंकि हम इसके अंदर B डॉट A लिखें चाहे A डॉट B लिखें, बात एक ही होती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मुझे पता है R अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया साहब R से। ठीक है, क्या कर दिया, R से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया, एक वेक्टर क्वांटिटी थी, एक और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी लाने के लिए, ताकि मैं इनका डॉट प्रोडक्ट बना सकूं। और इसको अगर मैं तमीज से लिख दूं तो मुझे दिखेगा कि P को मैं मैग्नीट्यूड में वेक्टर की टर्म्स में ऐसे लिख रहा हूं, के पी वेक्टर। R को भी ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, cos थीटा चल ही रहा है अपॉन r स्क्वायर इंटू r क्यूब। हाँ साहब, क्या फॉर्मूला बन गया, एक और फॉर्मेट, के पी वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन r क्यूब, ये इसका एक दूसरा फॉर्मेट बन गया। ठीक है, कोई कहे कि नहीं सर मैं तो यूनिट वेक्टर की टर्म्स में लिखना चाहता हूं, लिख लो भाई,
तो ये देखो यूनिट वेक्टर की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, के पी वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। क्यों लिखेंगे, और यहाँ पे थीटा दे रखा है पी वेक्टर और आर कैप कौन सी है, आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो यही है आर कैप। तो आर कैप और पी वेक्टर के बीच, पी वेक्टर क्या होता है, ए से बी माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो इसको मैं ओपन करूं तो देखो के पी कॉस थीटा अपॉन आर आ रहा है क्या, के पी वेक्टर आर कैप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हाँ भाई जल्दी से मुझे बता दो आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, 1। तो आर कैप की जगह क्या लिख दूंगा, 1। तो मुझे क्या मिल रहा है, के पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पी 1 cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को ये लिख सकता हूं और इसको ये लिख सकता हूं, तो ये एक अनदर फॉर्मेट हो गया। तो हमारे पास 3 फॉर्मेट हो गए, फर्स्ट फॉर्मेट, सेकंड फॉर्मेट और थर्ड फॉर्मेट में यही लिख देता हूं, वीपी इज इक्वल्स टू के पी डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान रखना आर वेक्टर लगाओगे तो नीचे आर क्यूब लिखना पड़ेगा, आर क्यूब अगर आर वेक्टर लिख रहे हो तो, और आर कैप लिखोगे तो आर स्क्वायर। कितनों को ये पूरा एक्सप्रेशन समझ में आ गया अच्छे से। सो दिस वाज आवर डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। बाकी करते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में।